एक पति ने अपनी पत्नी को तलाक दिया हुआ था, उससे वह दूर रह रहा था, उसकी याद भी उसको नहीं आती थी। तभी अचानक क्या होता है, एक शादी के अंदर दोनों बिछड़े हुए 6 साल पहले तलाक हुआ था उनका, वो शादी में मिल जाते हैं और उसके बाद उन पति पत्नी के बीच में जो वार्ता होती है, आप सुनोगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। आखिर क्या हुआ था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और ब्रेन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना हरियाणा के हिसार की है। हरियाणा के हिसार में एक राजेश नाम का व्यक्ति रहा करता है और वह कपड़े की मिल का मालिक है। उसकी एक कपड़े की मिल है, अमीर परिवार है, घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर वह जवान हो रहा था तो उसके घर वाले उसके लिए शादी के लिए एक लड़की ढूंढते हैं। लड़की जिसका नाम होता है राजवती, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। लड़का लड़की को देखने के लिए जब जाता है तो उसके ऊपर मोहित हो जाता है और वह सोचने लगता है कि मेरी पत्नी के बराबर इस पूरे संसार में कोई भी सुंदर नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। शादी हो जाती है। शादी होने के बाद राजवती दुल्हन बनकर अपने पति राजेश के साथ उसके घर आ जाती है। यहाँ आकर वह प्यार से उसके साथ रहने लगती है। राजेश भी उससे प्यार किया करता। कई कई घंटों तक वह एक दूसरे की बाहों में बैठकर बातें किया करते और बहुत ही ज़्यादा इनके बीच में प्यार प्रसंग चल रहा था। दोस्तों, इनके समय को यानी कि इनकी ज़िंदगी को किसी की बुरी नज़र अब लग जाती है। दोनों का गहरा प्यार चल रहा था। तभी अचानक एक दिन राजेश की कपड़े की मिल में एक लड़की जिसका नाम होता है मधु, वह नौकरी मांगने के लिए आती है। आकर के वह राजेश से कहती है, मुझे नौकरी चाहिए आपकी कंपनी में। राजेश कहता है कि नौकरी तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास सारी वैकेंसी फुल हैं। लेकिन वह उसकी खूबसूरती को देख करके उसके ऊपर फिदा हो जाता है और वह उससे कह देता है कि ठीक है, चलो तुम कल से आ जाना और ज्वाइनिंग कर लेना। मधु नाम की लड़की दूसरे दिन उस कंपनी में आ जाती है और ज्वाइनिंग कर लेती है। इधर जो राजेश था उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाता है और अब अपनी पत्नी को वह भूलने लगता है, जबकि उसकी खुद की पत्नी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अपनी पत्नी को भूलने लगता है। रोज़ शाम को जब जाता है तो पत्नी से ज़्यादा बात नहीं करता, फ़ोन में लगा रहता, क्योंकि फ़ोन पर वह मधु से बात करने लगा था। धीरे धीरे काम की बातें करता और धीरे धीरे अब वह अपने मतलब की बातें करने लगते हैं। मधु को भी यह बेनिफिट था कि अगर इससे प्यार जुड़ जाए तो पैसे भी देगा, नौकरी से भी नहीं निकालेगा और एक्स्ट्रा पैसे भी इससे मांग सकती हूँ और साथ में मौज मस्ती भी चलती रहेगी। दोस्तों, यही होता है, ज़्यादातर लड़कियाँ ऐसा करती हैं। इसी फॉर्मूले को मधु अपनाती है और वहाँ पर उससे प्यार का ड्रामा करने लगती है। जो राजेश होता है वह भी मधु से प्यार करता है और उन दोनों के अब संबंध बनने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ घूमने के लिए जाया करते। उधर राजेश अपनी पत्नी राजवती से जब बात नहीं करता है तो राजवती को लगता है कि इसको अब क्या हो गया। पहले तो यह घंटों घंटों तक बात करता, कंपनी में चला जाया करता तो कई कई बार दिन में फ़ोन करता कि कैसी हो, लेकिन अब तो यह घर पर आ जाता है तो भी बात नहीं करता है। कई बार वह 2-2 दिन तक कंपनी में ही रुक जाया करता। असल में वह कंपनी में नहीं रुकता था, वह घूमने के लिए अपनी प्रेमिका के साथ कहीं मौज मस्ती करने जाया करता था। वह शराब भी पीने लगा था। राजवती को बड़ा बुरा लगता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, लेकिन अभी तक राजवती की कुछ समझ में नहीं आया था। दिवाली का माहौल था। दिवाली पर कपड़े मिल में पूजा थी तो सभी वर्कर आने थे और मिल का जो मालिक है और मालिकिन है वो भी आने थे। तो वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं। जो पत्नी होती है राजवती, वह भी अपने पति राजेश के साथ संज झवर कर चलने लगती है और मिल में पहुँच जाती है। लेकिन वहाँ पर राजवती देखती है कि मधु नाम की जो वर्कर है, जो उस कंपनी में काम करती है, उसने इतना श्रृंगार किया हुआ था हद से ज़्यादा, और वह राजेश से चिपक चिपक कर बातें कर रही थी और उनके बीच में न जाने कौन सी केमिस्ट्री चल रही थी। आंखों ही आंखों में न जाने कौन सी बात करते थे। इस बात को देखकर राजवती तुरंत समझ जाती है कि ओहो, यह बात है, इसलिए मेरा पति मुझसे बात नहीं करता है, वह इस चुड़ैल के चक्कर में फंसा हुआ है। अब यहाँ से राजवती समझ जाती है और जैसे ही ये लोग घर आते हैं तो इनके बीच में शाम को विवाद होता है। राजवती कहती है कि तुमने शराब पीना चालू कर दिया, कई के दिनों तक घर नहीं आते हो, उस चुड़ैल के साथ तुम लेते क्या हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम अय्यासी करने में घूम रहे हो। इस बात को लेकर राजेश भी अच्छा खासा उससे लड़ता है। दोनों में विवाद होता है। विवाद को देखकर अब जो पत्नी होती है वह अपने मायके चली जाती है और मायके में ही रहने लगती है। यहाँ पर राजेश भी उसको नहीं बुलाता है क्योंकि उसको तो अच्छा छुटकारा मिल गया था। अब वो अपनी प्रेमिका के साथ आराम से खुले सांड की तरह घूम रहा होता है। राजवती अपने मायके में रहती है 2 साल तक
और फिर यहाँ पर वह तलाक की अर्जी दे देती है कि मुझे उस आदमी के साथ रहना ही नहीं है जिसने 2 साल तक मुझे मुड़कर भी नहीं देखा। तलाक यहाँ पर इनका हो जाता है। अब जो मधु होती है, मधु के साथ राजेश प्रेम लीला रचा रहा था। कुछ समय और गुजरता है तो एक दिन क्या होता है, मधु के हाथ में एक कार्ड था शादी का। उस शादी के कार्ड को लाकर राजेश के हाथ में थमाती है और कहती है कि सर आपको मेरी शादी में ज़रूर आना होगा। राजेश जैसे ही यह सुनता है तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वह कहता है कि पर तुमसे तो मैं प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ तो शादी मैं करना चाहता था, ये तुम किसी और से शादी क्यों कर रही हो। तो मधु एकदम से जवाब देती है कि साहब जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ कल को वह मेरा कैसे हो सकता है, कल को मुझे छोड़कर तुम किसी और के साथ और की बाहों में लग सकते हो, इसलिए मैंने मन बना लिया था कि तुम्हारे साथ मुझे शादी नहीं करनी है। यह बात सुनकर राजेश का जैसे कलेजा ही हिल गया हो। अब वह एकदम से नीचे बैठ जाता है। दूसरे दिन उस लड़की की शादी हो जाती है। राजेश अपने घर पर बैठा हुआ शराब का और ज़्यादा आदी हो जाता, शराब पीने लगता है। बार बार सोचता है कि मैंने अपनी इतनी सुंदर पत्नी को आखिर क्यों छोड़ दिया, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। तो वह अब अपनी पत्नी को याद करता, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी पत्नी पर फ़ोन करने की। इसी तरह से समय गुजर रहा होता है। एक दिन क्या होता है, राजेश के पास एक शादी का निमंत्रण आता है। वह उस शादी के लिए सज धज कर शादी के लिए निकल जाता है और उसी शादी में उसकी पत्नी जो तलाकशुदा थी राजवती, वह भी आई हुई थी। इन दोनों की नज़रें मिल जाती हैं। राजवती देखती है कि उसका पति दुबला पतला हो चुका है, हुस्न बिगड़ा हुआ है क्योंकि शराब वगैरह ज़्यादा पीने लगा था, तो चेहरे की जो कांति है वो भंग हो जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर वह अपनी पत्नी से मुलाकात करता है और रोते हुए उसके पास जाता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन जो राजवती होती है वह उससे दूर दूर जाने लगती है, उससे ज़्यादा बात नहीं करती है। लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दो और मुझसे बात कर लो। अब यहाँ पर वह उससे कहता है तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो, तुम्हारा फ़ोन भी बदल गया है, मुझे पता नहीं कौन सा नंबर है। तो राजवती को उसके ऊपर दया आ जाती है और अपना फ़ोन नंबर उसको दे देती है, लेकिन अभी भी उससे बात नहीं करती है। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब जो राजेश होता है अपने घर आकर के अपनी पत्नी के फ़ोन का इंतज़ार करने लगता है कि कब उसका फ़ोन आएगा, कब कुछ बातें होंगी। तभी शाम को राजेश के पास फ़ोन आता है उसकी पत्नी का और कहती है कि तुम्हें क्या बात करनी थी, ऐसा करो कल 4 बजे गांधी चौक पार्क में तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। राजेश खुश हो जाता है और दूसरे दिन 4 बजे वह पेप्सी वगैरह, नमकीन, कुरकुरे वगैरह अपने साथ लेता है और अपनी पत्नी से मिलने के लिए 4 बजे गांधी चौक पार्क में पहुंच जाता है। वहां पर जाकर देखता है उसकी पत्नी बेंच पर बैठी हुई थी, वह भी जाकर उसके पास बेंच पर बैठ जाता है। एकटक वह उसकी तरफ देखता रहता है। बहुत देर तक उन दोनों के बीच में बातें नहीं होती हैं, लेकिन फिर राजेश अपनी पत्नी के सामने रोने लगता है। रोकर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने देवी जैसी पत्नी को ठुकराया और उस चुड़ैल के प्यार में पड़ करके मैंने तुम्हें धोखा दिया। दोस्तों यहाँ पर वह रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपनी पत्नी को गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ जीवन गुजारना है, मुझे आज के बाद किसी के साथ नहीं जाना। उसकी पत्नी कहती है कि क्या तुमने पक्का मन बना लिया है मेरे साथ रहने का। राजेश कहता है हाँ, मैंने पक्का मन बना लिया है, मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं करनी है। पत्नी कहती है कि आज के बाद तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो शराब छोड़नी होगी और तुम्हें सही से रहना होगा जैसे घर में रहा करते हैं और अपने बिजनेस पर ध्यान देना होगा। राजेश कहता है कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा जैसा तुम कहोगी और मुझे माफ़ कर दो। पत्नी भी अपने पति को गले लगा लेती है और उसके बाद वे दोनों दोबारा से शादी करते हैं और अपने उजड़े घर को दोबारा से बसा लेते हैं। तो दोस्तों छोटी छोटी गलतफहमियां जब लोगों के अंदर हो जाती हैं तो उनको दूर भी करना चाहिए। वो कहते हैं फटे को सिले नहीं और रूठे को मनाए नहीं, तो फिर कैसे चलेगा। तो फटा हुआ कपड़ा सिलना चाहिए, सिलकर पहनना चाहिए, और रूठा हुआ कोई इंसान है तो उसको मनाना चाहिए जिससे कि रिश्ते मजबूत बने। तो दोस्तों जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उन उतार चढ़ावों में घबराएं ना, विवेक से काम लें, रिश्तों को बिगड़ने से बचाएं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।